हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू दिस यूट्यूब चैनल जिसके अंदर हम एंटिटी डिस्कस कर रहे हैं। एंटिटी के अंदर हम अभी तक यूनिट 7 के काफी चैप्टर्स डिस्कस कर चुके हैं और आज हम पढ़ने वाले हैं सोक्रेट्स का क्वेश्चनिंग विधि यानी कि प्रश्न विधि। सुकरात को ही उसका जनक माना जाता है प्रश्न विधि का, तो जिसको आज हम डिटेल से पढ़ेंगे। सो लेट्स गेट स्टार्टेड दिस वीडियो विदाउट एनी। देखिए, सबसे पहले हम समझेंगे सोक्रेट्स ने किसको सपोर्ट किया है। सोक्रेट्स ने सपोर्ट किया है क्वेश्चनिंग मेथड को या प्रश्न विधि को। इन्हें इसका जनक भी कहा जाता है सोक्रेट्स को। तो हम लाइन टू लाइन डिस्कस करेंगे, इसको डिटेल से पढ़ेंगे। सोक्रेट्स मेथड यानी कि सुकरात की विधि। सुकरात उस विधि को कहते हैं, सुकरात की विधि उस विधि को कहा जाता है जिसके बारे में सार्वभौम सत्य यानी यूनिवर्सल ट्रुथ की परख तथा अव्यवस्थित ज्ञान को व्यवस्थित करने के लिए केवल प्रश्नों का ही प्रयोग किया गया है। यानी कि सोक्रेट्स विधि में प्रश्नों को अत्यधिक महत्व दिया गया है। यह लोगों के अव्यवस्थित ज्ञान को व्यवस्थित भी करना चाहता था। मतलब लोगों का जो अव्यवस्थित ज्ञान है यानी कि जो नॉलेज है या ज्ञान है वो कैसा है, अव्यवस्थित। इस अव्यवस्थित ज्ञान को वो व्यवस्थित करना चाहता था। कौन? सोक्रेट्स। तो उसके लिए इसने प्रश्न विधि का सहारा लिया है। दोनों ही उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए सुकरात ने प्रश्न विधि को अपनाया है। इस प्रश्न विधि को ही सुकरात विधि के नाम से पुकारा जाता है। सुकरात विधि की कार्य प्रणाली: प्रश्न पूछना, ज्ञात की अज्ञात, ज्ञात से अज्ञात की ओर बढ़ना। यानी कि कुछ मिस्टेक्स बुक्स के अंदर भी हो जाती है। यहाँ जैसे ज्ञात से अज्ञात की ओर बढ़ना। पहला हो गया प्रश्न पूछना, दूसरा ज्ञात से अज्ञात की ओर बढ़ना और तीसरा है स्वयं शिक्षण। जब प्रश्न पूछेगा तो आपको खुद को भी तो आना चाहिए ना प्रश्न पूछने से पहले। देखिए, स्वयं शिक्षण क्या होता है? सेल्फ टीचिंग। सेल्फ टीचिंग में क्या होता है, आप खुद को ही पढ़ाएंगे, खुद को ही टीच करेंगे, उसको स्वयं शिक्षण बोला जाता है। अतः सुकरात के पास जब कोई जिज्ञासु किसी शंका को लेकर आता था तो यह उसके मन की धारणा को प्रश्नों के द्वारा ही समझ लेता था। तत्पश्चात प्रश्नों के द्वारा ही उसकी रुचि तथा जिज्ञासा को उचित मार्ग की ओर ले जाता था, जिससे स्वयं शिक्षण द्वारा उसे सही ज्ञान प्राप्त हो जाए। यही थी सुकरात की शिक्षण विधि, जिसे आज सोक्रेट्स विधि के नाम से जाना जाता है। मतलब जब सुकरात के पास कोई व्यक्ति अपनी कोई दुविधा लेकर के आता था तो वो उससे प्रश्न पूछने शुरू कर देता था, और जैसे वो प्रश्न पूछता था तो उसी के माध्यम से वो समझ पाता था कि उसको क्या प्रॉब्लम हो रही है या क्या डिफिकल्टी में वो है या उसकी समस्या क्या है। वो प्रश्नों के जवाब जो उसको मिलते थे उसी के आधार पर वो ये निश्चित करता था कि इसको प्रॉब्लम क्या है। देखिए, सुकरात विधि के मुख्य सोपान क्या है? प्रश्न निर्मित करना यानी कि प्रश्न का फॉर्मेशन, प्रश्न का निर्माण करना। दूसरा, प्रश्नों की व्यवस्था करना। प्रश्नों की व्यवस्था कैसे करेंगे आप? देखिए, फर्स्ट है प्रश्न निर्मित करना। इस सोपान में बालक के मानसिक स्तर, पूर्व ज्ञान तथा रुचि के अनुसार प्रश्न निर्मित किए जाते हैं। प्रश्नों की व्यवस्था करना यानी कि इस सोपान के अंतर्गत प्रश्नों की उचित व्यवस्था की जाती है। प्रश्नों तथा उत्तरों की क्रमिक रूप से श्रृंखला तैयार करना यानी कि प्रिपेयरिंग द लिंक ऑफ क्वेश्चन एंड आंसर्स इन अ मेथोडिकल वे। इस सोपान में बालक के मानसिक विकास को दृष्टि में रखते हुए प्रश्नों तथा उत्तरों की ऐसी श्रृंखला बनाई जाती है जिसके द्वारा बालक की रुचि तथा जिज्ञासा को जागृत करके सही ज्ञान से आत्मज्ञान कराया जा सके। अब हम बात करते हैं सोक्रेट्स विधि के गुण अथवा दोषों की। इसके क्या तो गुण हैं और क्या इसके दोष हैं।
उसके मानसिक स्तर एवं बौद्धिक परिपक्वता को ध्यान में रखा जाता है। दूसरा, इस विधि में बालक मानसिक रूप से सक्रिय होता है। पहले में तो मानसिक स्तर और बौद्धिक परिपक्वता को ध्यान में रखा जाता है। मानसिक स्तर और बौद्धिक परिपक्वता, ठीक है, फर्स्ट चीज। सेकंड चीज है इसमें बालक का मानसिक रूप से सक्रिय, बालक जो है मानसिक रूप से एक्टिव या सक्रिय, मानसिक सक्रियता इसकी बढ़ती है, किसकी, बालक की। लगातार प्रश्न पूछने से मस्तिष्क में क्या है, बार बार उनको वो दोहराता भी है। सीखा हुआ ज्ञान आप अपने आप ही लगता है, बाहर से थोपा हुआ नहीं लगता। अगर आपने कोई चीज सीख ली है तो वो आपको अपना ज्ञान लगेगा, बाहर से थोपा हुआ ज्ञान नहीं लगेगा, ठीक है। ये तो हो गई इसके गुण। अब हम बात करते हैं इसके दोषों की। फर्स्ट दोष है इसमें, सोक्रात्स विधि के द्वारा बालकों से उन ऐतिहासिक तथा भौगोलिक पक्षों की भूमिका समझ में नहीं आती। मतलब प्रश्न पूछने के उद्देश्य क्या है, उसके मोटिव क्या है, किससे प्रश्न पूछना है, किस कारण प्रश्न पूछना है, उसका एम क्या है, वो चीजें अगर शिक्षक के मस्तिष्क में क्लियर नहीं है ना, टीचर को अगर वो चीजें क्लियर नहीं है तो चाहे फिर आप सवाल पूछते ही रह जाओगे, आपका जो गोल है ना फिर वो अचीव नहीं हो पाएगा। नेक्स्ट है, इस विधि में बालकों को व्यर्थ के प्रश्न पूछने की गलत आदत पड़ जाती है। ऑब्वियसली अगर इस शिक्षण विधि के अंदर, सोक्रेट्स की शिक्षण विधि के अंदर अगर प्रश्न पूछने पर बार बार जोर दिया जाएगा, क्लास के अंदर फिर तो प्रश्न ही चलते रहेंगे, सारे बच्चे प्रश्न ही पूछते रहेंगे, टीचर तो उनको आंसर दे ही नहीं पाएगा। फिर अगर एक क्लास में 45 स्टूडेंट्स हैं, 45 मिनट्स का एक पीरियड होता है, अब उसमें क्वेश्चन ही पूछते रहोगे तो फिर तो क्वेश्चन पूछने में टाइम निकल जाएगा, टीचर उन क्वेश्चंस को आंसर कब करेगा। तो ये इसका एक बहुत बड़ा दोष है। अब आगे हम बात करते हैं, इसी बुक के अंदर कुछ शॉर्ट नोट्स दिए हुए हैं, उन एक एक शॉर्ट नोट्स को हम डिस्कस करते हुए चलेंगे। फर्स्ट है डाल्टन पद्धति के दोष। डाल्टन पद्धति के दोष, वैसे हमने डाल्टन मेथड पढ़ा भी है, अब इसके दोषों की व्याख्या कर लेते हैं हम। डाल्टन मेथड के, डाल्टन पद्धति के दोष, क्या दोष हैं, आइए देखते हैं। डाल्टन पद्धति के निम्नलिखित दोष हैं। विशेषीकरण पर बल, पूर्णतया बौद्धिक, व्यक्तिगत शिक्षा की समस्या का समाधान भी पूर्ण नहीं, लिखित कार्य पर अधिक बल, मतलब लिखी हुई जो चीजें होती है उन पे ज्यादा जोर दिया जाता है। विशेषीकरण पर बल, पूर्णतया बौद्धिक, विशेषीकरण पर, ये मैं लिखूंगी नहीं क्योंकि ये आप सभी के पास बुक तो है, तो लिखने से कोई यूज है नहीं, मैं ऐसे ओरली समझा देती हूँ कि देखिए, पूर्णतया बौद्धिक, पूरी तरह से विशेषीकरण पे बल, मतलब डाल्टन पद्धति विशेषीकरण पर बल देती है। छोटी आयु के बालकों को विशेषीकरण के लिए बाध्य करना उचित नहीं है। इसका कारण यह है कि विशेषीकरण से उनके व्यक्तित्व का विकास न होकर केवल एकाकी विकास ही रह जाता है। पूर्णतः बौद्धिक, अगला पॉइंट है, इसमें बताते हैं कि सीखने के सिद्धांत पर अवश्य बल देती है डाल्टन पद्धति, परंतु इसके द्वारा बालकों की केवल बौद्धिक क्रियाओं को ही प्रोत्साहित किया जाता है। इससे बालकों का बौद्धिक क्रियाओं विकास तो किसी सीमा तक अवश्य हो जाता है, परंतु वे सामाजिक दृष्टि से अविकसित ही रह जाते हैं। व्यक्तिगत शिक्षा की समस्या का समाधान भी पूर्ण नहीं। डाल्टन पद्धति में प्रत्येक बालक को व्यक्तिगत रूप से साल भर का ठेका अवश्य दिया जाता है, परंतु सभी बालकों को एक ही प्रकार की निर्दिष्ट पाठ किए जाने से वे उन्हें अपनी रुचियों का गला घोटकर एक ही विधि से पूरा करती है। इस समस्या का समाधान पूर्ण रूप से नहीं होता है। लिखित कार्य पर अधिक बल, डाल्टन पद्धति में मौखिक कार्य की अपेक्षा लिखित कार्य पर अधिक बल दिया जाता है। इससे बालकों को लिखने का अभ्यास तो अवश्य हो जाता है, परंतु मौखिक गतिविधि
व्यक्तित्व शिक्षण की समस्या का समाधान पूर्ण रूप से नहीं हो पाता है। तो ये सारे जो 4 पॉइंट्स हैं डाल्टन पद्धति के, ये दोष हैं, जैसे कि विशेषीकरण पर बल, पूर्णतया बौद्धिक, व्यक्तिगत शिक्षा की समस्या का समाधान भी पूर्ण नहीं होना और लिखित कार्य पर अत्यधिक बल देना, ये सभी डाल्टन पद्धति के दोष हैं। अब हम बात करते हैं खेल और कार्य में अंतर। नेक्स्ट हमारा शॉर्ट नोट्स है खेल और कार्य में अंतर। मतलब कई बार क्या हो जाता है, हम एक्टिविटी कराने के चक्कर में जो हमारा बच्चों को मेन एम है कि कार्य करना है, वो कार्य करने का जो मेन एम है उसी से भटक जाते हैं और लास्ट में अल्टीमेटम रिजल्ट क्या निकलता है कि जो बच्चा है वो अपने उद्देश्य से भ्रमित हो जाता है और कार्य तक पहुंच ही नहीं पाता। देखिए समझेंगे इसको हम। खेल की प्रवृत्ति को समझने के लिए यह आवश्यक है कि खेल और कार्य के अंतर को समझ लिया जाए। अतः निम्नलिखित पंक्तियों में हम खेल और कार्य के अंतर को स्पष्ट कर रहे हैं। उद्देश्य नहीं, नो एम, यानी कि खेल का कोई उद्देश्य नहीं होता। खेल का उद्देश्य तो खेल ही होता है, मतलब खेल का कोई मोटिव नहीं है। खेल खेलना है तो मतलब खेल खेलना ही है। वो फिजिकल मेंटल एबिलिटी दोनों को ही बढ़ाता है। खेल का ये क्या है, मेन उद्देश्य है। लेकिन वैसे देखा जाए तो खेल का कोई एज सच कोई रोल नहीं है एजुकेशन में। इसके विपरीत ड्रीवर महोदय के अनुसार कार्य का एक निश्चित उद्देश्य होता है। इस प्रकार उद्देश्य के अनुसार कार्य का मूल्यांकन किया जाता है। कुछ विद्वानों का मत है कि कभी कभी खेल का भी मत बन जाता है, जैसे वाक्य प्रतियोगिता में रखी हुई शील्ड को जीतना स्मरण रहे। मतलब बच्चों को ऐसे बता दिया जाता है कि आपको गेम में फर्स्ट आना है, या आपको ये ट्रॉफी जीतनी है, आपको ये मेडल जीतना है, आपको ये इनाम मिलेगा, इतने नगद रुपए का आपको उपहार दिया जाएगा। तो ये सब क्या है, लालच पैदा करते हैं और काइंड ऑफ बच्चों में मोटिवेशन उत्पन्न कर देते हैं, ठीक है, और वो इसको जीतने के लिए मेहनत करने लग जाते हैं। जैसे वाक्य प्रतियोगिता में रखी हुई शील्ड को जीतना स्मरण रहे कि ऐसे उद्देश्य कार्यों के उद्देश्यों से भिन्न होते हैं। इन उद्देश्यों द्वारा बालक को खेलते ही खेलते केवल आगे बढ़ने की प्रेरणा मिलती है। नेक्स्ट है स्वतंत्रता, यानी कि फ्रीडम। खेल में स्वतंत्रता का होना परम आवश्यक है। बिना स्वतंत्रता के कोई भी खेल खेला नहीं जा सकता। मतलब कोई खेल खेल रहे तो उसके अंदर आपको फ्रीडम होनी चाहिए। स्वतंत्रता के बिना कोई खेल खेल ही नहीं सकते। अगर आप बच्चे को बांध दोगे तो वो तो खेल खेल ही नहीं पाएगा ना। स्वतंत्रता का अभाव होता है तो वह कार्य भी पूर्ण रूप से नहीं हो पाता। कार्य तो करना ही पड़ता है। सुख अथवा आनंद, खेल की क्रिया सुख अथवा आनंद प्रदान करती है। जब खेल समाप्त हो जाता है तो आनंद भी समाप्त हो जाता है, पर कार्य के साथ ऐसा नहीं है। मतलब खेल आप जब खेल रहे हो तब तक आपको खुशी अनुभव हो रही है, खेल खेलते हो तो आप उस खुशी को महसूस कर रहे हो। लेकिन जो कार्य है, कार्य में ऐसा नहीं है। कार्य का जो एम है, ऑब्जेक्टिव है या फिर उद्देश्य है, जब तक वो पूर्ण नहीं होता है ना, तब तक आपको आनंद की अनुभूति नहीं होती। आनंद की अनुभूति तब होगी जब आपका वो उद्देश्य या जो गोल डायरेक्टेड आप जो गोल है आपका निश्चित, वो पूरा कर लेंगे, तभी आपको आनंद की अनुभूति होगी। आगे देखिए, खेल और कार्य के उपयुक्त अंतर में स्पष्ट हो जाता है कि खेल का उद्देश्य केवल खेल ही होता है। इसमें बालक स्वाभाविकता, स्वतंत्रता तथा आनंद का अनुभव करता है। इसलिए हमें चाहिए कि हम प्रत्येक कार्य तथा पाठ्यक्रम के सभी विषयों का संबंध किसी न किसी खेल के साथ स्थापित कर दें। इससे अध्ययन की गंभीरता कम हो जाएगी और बालक कठिन बातों को खेलते ही खेलते सरलता पूर्वक सीख जाएगा। संक्षेप में हमें खेल द्वारा शिक्षा, एजुकेशन थ्रू प्ले की व्यवस्था करनी चाहिए। मतलब कहना ये चाह रहे हैं कि इनको, मतलब हमारी न्यू एजुकेशन पॉलिसी में एजुकेशन जो है वो प्ले वे मेथड के थ्रू होनी चाहिए। प्ले वे मेथड यानी कि खेल खेल में ही बच्चे को आप सिखा दो, बच्चा खेल खेल में ही सीख जाए। क्लियर है? ताकि उसको वो ज्ञान थोपा हुआ
नहीं लगे, उसको वो ज्ञान सहज लगे और वो सहज अनुभूति कर सके। नेक्स्ट है चिल्ड्रन हाउस। चिल्ड्रन हाउस मतलब मारिया मोंटेसरी ने क्या कहा है चिल्ड्रन हाउस के बारे में हम जानेंगे। चिल्ड्रन हाउस, मारिया मोंटेसरी ने अपने स्कूल को चिल्ड्रन हाउस या बाल घर की संज्ञा दी है। इसकी कारण यह है कि बाल घर में बालकों के सामने घर जैसा वातावरण प्रस्तुत करते हुए निम्नलिखित सुविधाएं दी जाती हैं। जैसे कि कौन कौन सी सुविधाएं दी जाती हैं? उद्यान दिया जाता है, भवन दिया जाता है, गार्डन दिया जाता है। गार्डन यानी उद्यान, भवन यानी कि बिल्डिंग, साज सज्जा यानी कि इक्विपमेंट्स, संप्रेषण तकनीक। ठीक है, अब हम बात करें मारिया मोंटेसरी ने क्या क्या चीजें दी है। बिल्डिंग, उद्यान और साज सज्जा। मोंटेसरी बिल्डिंग, उद्यान और साज सज्जा यानी कि इक्विपमेंट्स। ठीक है, ये किसने दिया है? मारिया मोंटेसरी ने। बिल्डिंग मतलब हो गया भवन, उद्यान मतलब हो गया इंस्टीट्यूशन, और साज सज्जा मतलब हो गया इक्विपमेंट्स। ये किस कौन बात कर रहा है? मारिया मोंटेसरी बात कर रही है। देखिए वन बाय वन मैं रीड करती हूँ इसको। बाल घर में एक मारिया मोंटेसरी ने बाल घर के लिए एक बड़ा कमरा बताया है तथा इसके साथ अनेक छोटे छोटे कमरे होते हैं। बड़े कमरे में नीचे की ओर छोटे छोटे संदूकों में शिक्षा यंत्र, डिडैक्टिक अपैरेटस रखे जाते हैं। ये इन यंत्रों को बालक अपनी इच्छा अनुसार संदूकों से निकालते हैं और उनके साथ खेलते हैं तथा उन्हें उनके पर्याय स्थान पर दोबारा रख देते हैं और एक लगे हुए श्याम पट्टों पर विभिन्न प्रकार के चित्र बनाते हैं। उद्यान, गार्डन, बाल घर में एक खुला हुआ मैदान तथा एक छोटा सा बगीचा भी होता है। इस बगीचे में बालक अपनी अपनी इच्छा अनुसार स्वतंत्रता पूर्वक प्राकृतिक सौंदर्य का अवलोकन करते हैं। साज सज्जा यानी कि इक्विपमेंट्स, बाल घर में प्रत्येक बालक के लिए मंजन, साबुन, तेल, कंघा, तौलिया, शीशी, बूट पॉलिश, कैंची, सुई धागा, भोजन बर्तन, गेंद, बल्ला, फुटबॉल, गाने बजाने का सामान तथा नाप तोल के यंत्र एवं शैक्षिक यंत्र आदि सभी घरेलू और शैक्षिक उपकरणों की व्यवस्था होती है। संक्षिप्त रूप से बालघर में सभी बालक प्रत्येक कार्य को अपने आप स्वयं स्वतंत्रता पूर्वक करते हैं। इससे उनमें स्फूर्ति एवं क्रियाशीलता उत्पन्न होते हुए आत्मनिर्भरता आती है। विश्वास तथा स्वतंत्रता, स्वावलंबन आदि अनेक गुण सहज ही में विकसित हो जाते हैं। नेक्स्ट हम बात करेंगे संप्रेषण तकनीक यानी कि इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी या फिर कम्युनिकेशन टेक्निक। संप्रेषण संप्रेषण यानी कि कम्युनिकेशन टेक्निक यानी कि तकनीक। संप्रेषण टेक्निक, ठीक है, संप्रेषण टेक्निक या कम्युनिकेशन तकनीक, इसके बारे में हम पढ़ते हैं। देखिए, संप्रेषण टेक्निक के कई चरण होते हैं, जैसे मौखिक संप्रेषण, लिखित संप्रेषण, सामान्य संप्रेषण, श्यामपट्ट सार का महत्व। ठीक है, देखिए, मौखिक संप्रेषण से तात्पर्य है संप्रेषण में देने वाला तथा लेने वाला आमने सामने होता है, आपसी बातचीत तथा सशक्तिकरण उदाहरण है। मतलब मौखिक, मैं बोल रही हूँ, मेरे सामने है, जैसे कोई स्टूडेंट्स वो सुन रहे हैं, ये हो गया मौखिक संप्रेषण, आमने सामने। लिखित संप्रेषण में क्या होता है? जब किसी भी विषय को पत्र, ग्राफ, तस्वीर, डायग्राम आदि के माध्यम से प्रस्तुत किया जाता है तो वह लिखित संप्रेषण कहलाता है। सामान्य संप्रेषण यानी कि जनरल कम्युनिकेशन, शरीर के अंगों के द्वारा संप्रेषण किया जाना सामान्य श्रेणी का संप्रेषण है। मुखाकृति, संवेग, सिर हिलाना, आंखें महकाना, हाथों की मुद्रा आदि इसी प्रकार के संप्रेषण हैं। उपरोक्त तीनों प्रकार के संप्रेषण आम जीवन में प्रचलित हैं
और इनके माध्यम से विचारों का संप्रेषण होता है। नेक्स्ट है श्याम पटसार का महत्व। सपोज कीजिए कि मैं आपको पढ़ा रही हूं और ये ब्लैक बोर्ड ही नहीं हो, ओनली मैं सिर्फ वर्बली आपको पढ़ा रही हूं मौखिक रूप से, तो क्या ये प्रभावित करेगा? क्या ये प्रभावी टीचिंग है? नहीं। तो ये इंपॉर्टेंस क्या है श्याम पटसार की, अब हम नेक्स्ट टॉपिक पे ये पढ़ेंगे। श्याम पटसार आधुनिक शिक्षा का सबसे सस्ता उपकरण है, यानी कि श्याम पटसार जो है आधुनिक शिक्षा का सबसे सस्ता उपकरण है। प्राचीन युग में श्याम पट का प्रयोग केवल गणित पढ़ाने के लिए ही किया जाता था, परंतु आधुनिक युग में इसका महत्व इतना अधिक बढ़ गया है कि अब पाठ्यक्रम का कोई भी विषय बिना श्याम पटसार की सहायता के सरलता पूर्वक पढ़ाना संभव नहीं है। अब मनोवैज्ञानिक अनुसंधान संसाधनों ने सिद्ध कर दिया है कि प्रत्येक बालक ज्ञान प्राप्त करते समय जितनी अधिक ज्ञानेंद्रियों का प्रयोग करता है, उसका ज्ञान उतना ही स्पष्ट, निश्चित तथा स्थायी हो जाता है। इस दृष्टि से यदि शिक्षक मौखिक रूप से शिक्षण करते समय दे तो बालकों की श्रवण इंद्रियों यानी कि सेंस ऑफ हियर